आज की दुनिया में हम्म। सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, तेल? या पैसा। हाँ, पैसा। कुछ दिन पहले तक मैं भी शायद यही कहता, हम्म। लेकिन हाल ही में मैंने मैथ्यू क्रॉफर्ड की किताब पढ़ी, द इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन। हम्म। और सच कहूं तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। हम्म। ये किताब कहती है कि आज का जो सबसे कीमती संसाधन है, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो है हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन। बिल्कुल। तो आज हम इसी कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हमारा ध्यान इतना इतना कीमती क्यों बन गया है। और इसे एक करेंसी की तरह कैसे खरीदा और बेचा जा रहा है। हाँ, और वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे हर सेकंड अपनी ओर खींचने की होड़ में लगी हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस एक बहुत शक्तिशाली विचार से कि जहां हमारी नजर जाती है, असल में वहीं हमारी जिंदगी जाती है। क्रॉफर्ड का जो मूल तर्क है वो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर जब कोई उसकी गहराई में जाता है तो वो डरावना भी है। हाँ, ये तो है। वो कहते हैं कि आज हर कंपनी, हर ऐप, हर विज्ञापन हमारे ध्यान का एक एक सेकंड खरीदना चाहता है। सोशल मीडिया हमारे समय पर चलता है, नेटफ्लिक्स हमारे माइंड स्पेस पर कब्जा करना चाहता है। और विज्ञापन तो हमारे इच्छाओं को जगाकर, मतलब हमें अपने इशारों पर नचाते हैं। सही बात है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हर कोई सिर्फ एक चीज के लिए लड़ रहा है, और वो है हमारा ध्यान। बिल्कुल। और यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये आज का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल। हाँ, देखिए, हमारा ध्यान एक सीमित संसाधन है, ठीक वैसे ही जैसे जमीन या सोना। एक दिन में हमारे पास कुछ ही घंटे होते हैं जब हम किसी चीज पर सच में फोकस कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जिस चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और आज हमारे ध्यान की डिमांड तो मतलब आसमान छू रही है। तो ये एक तरह की नीलामी है, और हम अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीज दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। कंपनियां हमें मुफ्त सेवाएं देती हैं, सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म, गेम्स। हाँ, सब कुछ फ्री है। और बदले में वे हमारे इसी कीमती संसाधन को विज्ञापनदाताओं को बेच देती हैं। तो अगली बार जब कोई ऐप फ्री लगे तो ये याद रखना चाहिए कि हम ग्राहक नहीं हैं, हम प्रोडक्ट भी नहीं है। तो हम क्या हैं? हमारा ध्यान प्रोडक्ट है। हमारी आंखों के सामने बिताया गया हर एक सेकंड बेचा जा रहा है। ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है, और यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। किताब बताती है कि हमारा ध्यान जो भटकता है वो कोई हमारी गलती या संयोग नहीं है। ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया सिस्टम है, एक ऐसा जाल जिसे हमें फंसाने के लिए ही बुना गया है। पर क्या ये सच में इतना सोचा समझा है, या हम लोगों में ही आजकल सेल्फ कंट्रोल की कमी हो गई है? ये सवाल बहुत अच्छा है। सेल्फ कंट्रोल की अपनी भूमिका है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम एक अकेले इंसान के तौर पर दुनिया की सबसे ब्रिलियंट दिमागों वाली हजारों इंजीनियरों और मनोवैज्ञानिकों की टीम से लड़ रहे हैं। अच्छा। उनका काम ही यही है कि किसी का भी सेल्फ कंट्रोल फेल हो जाए। इसके कुछ उदाहरण हैं किताब में? मतलब वो ऐसा करते कैसे हैं? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे ऐप्स में चमकीले आकर्षक रंगों का इस्तेमाल। वो लाल रंग का नोटिफिकेशन बबल। एग्जैक्टली। वो हमारी आंखों को तुरंत अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे एक जरूरी सिग्नल की तरह देखता है। फिर नोटिफिकेशन की वो खास आवाजें। हाँ, हर ऐप की अपनी एक अलग टोन होती है, और वो इस तरह डिजाइन की जाती है कि उसे सुनकर हम खुद को फोन उठाने से रोक ना पाएं। और सबसे बड़ा हथियार है एंडलेस स्क्रॉल। हाँ, एंडलेस स्क्रॉल। बस नीचे स्वाइप करते जाओ और लगता है बस एक और पोस्ट, और कब एक घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। इसके पीछे का मनोविज्ञान एक स्लॉट मशीन जैसा है। हमें नहीं पता कि अगला स्क्रॉल करने पर क्या मजेदार वीडियो या तस्वीर मिलेगी। अच्छा। यही अनिश्चितता, ये अप्रत्याशित इनाम हमें बांधे रखता है। ये हमारे दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री के साथ सीधा खेल है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नई पोस्ट डोपामाइन का एक छोटा सा हिट है। डोपामाइन जो हमें खुशी का एहसास कराता है। हाँ, स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, यानी आपको बैठे बैठे डोपामाइन की चाय परोसी जा रही है, और धीरे धीरे हमारा दिमाग इस चाय का आदी हो जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक विचार है। और इसी से जुड़ा क्रॉफर्ड का एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, जिसे वो कहते हैं अटेंशन थेफ्ट। ध्यान की चोरी। हाँ, ध्यान की चोरी। ये शब्द ही अपने आप में कितना मजबूत है। मुझे कल का ही किस्सा याद आ रहा है। मैं एक जरूरी ईमेल लिख रहा था और अचानक फोन पर एक फूड डिलीवरी ऐप का नोटिफिकेशन आया
कि 50% ऑफ। 15 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बर्गर के टॉपिंग्स देख रहा हूं। मेरा ध्यान सचमुच चोरी हो गया था। क्या इसी को क्रॉफर्ड अटेंशन थेफ्ट कहते हैं? ये इसका एकदम सटीक उदाहरण है। और यहाँ थेफ्ट यानी चोरी शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। चोरी क्यों? चोरी इसलिए क्योंकि आपसे अनुमति नहीं ली गई। आपके विचारों की लय को, आपके फोकस को बिना आपकी मर्जी के तोड़ दिया गया। जब हम सड़क पर चलते हैं और एक बहुत बड़ा चमकता हुआ बिलबोर्ड हमारी आंखों के सामने आता है, तो ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। हाँ, हमारा ध्यान जो शायद उस वक्त किसी जरूरी सोच में लगा था, वो हाईजैक हो जाता है। YouTube वीडियो के बीच में आने वाला विज्ञापन भी तो यही करता है। तो ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये हमारे मानसिक स्पेस पर एक तरह का हमला है। बिल्कुल। पहले के जमाने में सार्वजनिक स्थान शारीरिक रूप से साझा होते थे, लेकिन हमारा मन हमारा अपना होता था। सही बात है। अब सार्वजनिक स्थानों पर हमारा ध्यान भी एक साझा संपत्ति बन गया है, जिसे कोई भी खरीद और बेच सकता है। ये दिखाता है कि हमारा ध्यान अब पूरी तरह से हमारा अपना नहीं रहा। शायद इसी वजह से आजकल दिमाग इतना थका हुआ महसूस होता है। कई बार दिन के आखिर में लगता है जैसे बहुत काम किया हो, जबकि असल में कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं हुआ होता। हाँ, ये तो होता है। किताब कहती है कि दिमाग काम से नहीं बल्कि ओवर स्टिमुलेशन से थकता है। जब उस पर बहुत ज्यादा जानकारी और विकल्पों की बौछार की जाती है। और इसे समझने के लिए माइक्रो डिसीजन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। माइक्रो डिसीजन? हाँ, जरा सोचिए, एक दिन में हम हजारों ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। इस पोस्ट को लाइक करूं या नहीं, इस रील को स्किप करूं, इस नोटिफिकेशन का अभी जवाब दूं या बाद में, इस विज्ञापन को बंद करूं। हाँ, हर एक निर्णय बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ये हजारों की संख्या में होते हैं तो ये हमारे दिमाग की सारी ऊर्जा सोख लेते हैं। इसे डिसीजन फटीग भी कहते हैं। तो जब तक हम किसी बड़े और जरूरी काम पर फोकस करने बैठते हैं, तब तक हमारे दिमाग की बैटरी पहले ही इन छोटे छोटे फैसलों में खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारी डीप वर्क करने की क्षमता को। डीप वर्क मतलब बिना किसी भटकाव के किसी एक काम पर घंटों तक ध्यान लगाना। हाँ, यही वो अवस्था है जहां असली क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग होती है। जब हमारा दिमाग लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है तो वो गहरी सोच की आदत ही भूल जाता है। हम सिर्फ सतही कामों में उलझे रह जाते हैं, फोकस मर जाता है। ये सब सुनकर तो काफी निराशाजनक लग रहा है। क्या हम बस इस सिस्टम में फंसकर रह गए हैं, या क्रॉफर्ड इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताते हैं? नहीं, बिल्कुल निराशाजनक नहीं है, बल्कि इसे समझना ही आजादी की तरफ पहला कदम है। अच्छा। क्रॉफर्ड का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना शुरू करते हैं। अगर हमारा ध्यान ऐप्स और नोटिफिकेशंस के कब्जे में है तो हमारी जिंदगी भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ध्यान के मालिक खुद बन जाएं तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। तो हम ये नियंत्रण वापस कैसे पा सकते हैं? किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, चलिए उन पर बात करते हैं। पहला है इंटेंशनल कंजम्पशन। सोच समझकर कंटेंट का उपभोग करना। इसका मतलब है पैसिव कंज्यूमर बनने की बजाय एक्टिव क्यूरेटर बनना। अपनी सोशल मीडिया फीड को एक बगीचे की तरह देखना। बिल्कुल। जो खरपतवार है, यानी ऐसा कंटेंट जो नेगेटिव या बेकार महसूस कराता है, उसे उखाड़ फेंकिए। अनफॉलो करें, म्यूट करें। सिर्फ उन चीजों को फॉलो करें जो कुछ सिखाती हैं या बेहतर बनाती हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है साइलेंस स्पेसेस बनाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की ऑलवेज ऑन दुनिया में ये शायद सबसे मुश्किल है। ये सच में मुश्किल है। सच कहूं तो ये चर्चा करते हुए भी मुझे अपना फोन चेक करने की इच्छा हो रही है। ये इतना गहरा बसा हुआ है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसकी शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। दिन में सिर्फ 15 मिनट का एक ऐसा समय तय करें जब आपका फोन दूसरे कमरे में हो, शायद लंच के ठीक बाद या सुबह उठते ही। हाँ, इस खालीपन में दिमाग को बोर होने का मौका मिलता है, और बोरियत ही क्रिएटिविटी की जर्नी है। और तीसरा है डीप वर्क का समय निकालना, मतलब अपने कैलेंडर में मीटिंग्स की तरह ही फोकस करने का समय भी ब्लॉक करना। हाँ, और उस ब्लॉक किए हुए समय को पूरी गंभीरता से लेना। उस दौरान सारे नोटिफिकेशंस बंद, फोन साइलेंट और दूर। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि लंबे समय तक एक जगह पर टिकना कैसे है। फोकस करने की क्षमता एक मसल की तरह मजबूत होती जाएगी। बिल्कुल। चौथा और पांचवा तरीका एक दूसरे से जुड़े हैं। फिजिकल वर्ल्ड को महत्व देना और डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना। ये दोनों ही डिजिटल दुनिया की थकान का इलाज है।
टहलने जाना, प्रकृति के बीच समय बिताना या कोई ऐसी हॉबी अपनाना जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो। ये गतिविधियां हमारे ध्यान को रीसेट करती हैं। हाँ, और डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है अपनी डिजिटल लाइफ से गैर जरूरी चीजों को हटाना। क्या सच में 20 ऐप्स की जरूरत है? शायद 3-4 जरूरी ऐप्स ही काफी हैं। कम ऐप्स मतलब कम नोटिफिकेशंस, कम डिस्ट्रैक्शन और दिमाग के लिए ज्यादा शांति। तो इन सभी उपायों में जो एक बात समान है वो है सचेत और इरादतन चुनाव करना। हाँ, तकनीक का त्याग नहीं करना, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही। ये नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बारे में है, बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बने। हमें टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अगर किसी को भी लगता है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है या दिमाग हर समय भारी महसूस होता है, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था का नतीजा है जो हमारे ध्यान को चुराने और बेचने के लिए ही डिजाइन की गई है। द इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन हमें उन जालों को पहचानने और उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर हमारा ध्यान ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, तो हम हर दिन इसका निवेश कहाँ और कैसे कर रहे हैं? क्या हम इसे उन चीजों पर लगा रहे हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं, या उन चीजों पर जो सिर्फ हमारा समय और ऊर्जा छीन रही हैं? और क्या वो निवेश हमें वो जीवन दे रहा है जिसे हम वास्तव में जीना चाहते हैं?